हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोक्षु क्लासेस अजय सिंह। और इस वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं पैनोरमा नाम की बुक जो है टेक्स्ट बुक आपके 12वीं क्लास में बीएससी में राजस्थान बोर्ड में, उसमें लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, नमक के दरिया या रेगिस्तान के उस पार प्रेम, नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। इसको केकी एन दारूवाला ने लिखा है। केकी एन दारूवाला जो है उनका जन्म लाहौर में 1937 में हुआ था, पाकिस्तान में जो स्थित है फिलहाल आज़ादी से पहले। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और उन्हीं में से एक लेखन उनका ये है द लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। केके अंदरवाला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है। तो उनकी कहानी, इस कहानी में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक भारतीय लड़का आज़ादी के बाद में सरहद बढ़ जाती है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में, तो सरहद के पार पाकिस्तान में जाता है, वहाँ से एक लड़की को अपने साथ लेके आता है ना। और किस प्रकार से लड़की जब गांव में आती है तो गांव के हालात बदलते हैं, कई साल का सूखा जो है वो कैसे ख़त्म हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये बात पढ़ने जा रहे हैं, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। द ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। द ड्रॉट बोलते हैं सूखे को, सूखा या अकाल। पिछले चैप्टर का नाम ये था ड्रॉट। सूखा या अकाल 3 सालों तक लगातार पड़ता रहा। लगातार 3 सालों तक सूखा कच्छ में पड़ता रहा। कच्छ कहाँ है? गुजरात में एक जगह है। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास बाई। यहाँ तक कि जब कभी बादल दिखाई देते थे तो वो गुजर जाया करते थे। वो गुजर जाते थे कैसे? उस पीड़ित क्षेत्र को स्टिकन बोलते हैं, पीड़ित। और कंट्री यानी वैसे तो देश होता है, यहाँ पे क्षेत्र से मतलब है उसको इग्नोरिंग यानी नज़रअंदाज करते हुए। जब सूखे के पड़ने के दौरान 3 साल तक लगातार सूखा पड़ा, जब कभी बादल आ भी जाते थे तो उस जगह को बिना देखे इग्नोरिंग करके निकल जाया करते थे। कौन? बादल। द मानसून हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड। सो टू स्पीक ऐसा कहा जाता था, या ऐसा कहने के लिए कह सकते हैं कि मानसून तो जैसे फॉरगॉटन द लैंड, धरती को भूल चुका था। कच्छ की धरती को मानसून जैसे भुला चुका था। द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब एंड स्केयर टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन। द रन वो क्षेत्र रन कहलाता है। कच्छ का जो क्षेत्र है वो रन कहलाता है, जहाँ मिट्टी है, रेत है। ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर, वो ऐसे लेटा हुआ था, वो ऐसे बिखरा हुआ था। रन जो है मरुस्थल जो है वो ऐसे बिछा हुआ था जैसे पैरालाइज्ड मॉन्स्टर हो। पैरालाइज्ड नहीं, लकवाग्रस्त। मॉन्स्टर बोलते हैं दैत्य को। एक विशाल दैत्य पिसरा पड़ा हो ऐसे लग रहा था। इट्स बैक कवर्ड, उसकी पीठ जो थी वो कवर्ड थी, ढकी हुई थी विद स्कैब। इसके बोलते हैं सूखी परत को, है ना, घाव के निशान वाला सूखी परत। स्कार टिश्यू, घाव की परत। एंड ड्राइड ब्लिस्टर, ड्राइड एंड सूखे हुए फफोले। ब्लिस्टर बोलते हैं छालों को या फफोलों को। ऐसी स्किन उसकी हो गई थी जैसे किसी चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जैसे वो धीरे धीरे वो ठीक होता है, तो हम जैसे खुरंट बोलते हैं कुछ लोग, वो खुरंट, वैसा उसका जो था उसकी चमड़ी हो जाती है। वैसी चमड़ी उस दैत्य की थी। कौन सी दैत्य की? रन की। रन क्या है? ज़मीन का नाम है ना। तो ज़मीन जो थी कच्छ की वो ऐसे लेटी हुई थी या ऐसे पसरी हुई थी जैसे विशाल का राक्षस जो है वो लेटा हुआ था, और उसकी पूरी धरती के ऊपर जगह जगह फफोले पड़े हुए थे, जगह जगह वो जो निशान है खूंट के वो थे। ऐसा नज़र आ रहा था। द अर्थ हैड क्रैक्ड and it looked at its chunk of it had been packed in a skin and then embedded in the soil crust. जमीन फट गई थी। द अर्थ हैड क्रैक्ड, जमीन जगह जगह से फट गई थी, उसमें दरारें पड़ गई थी। एंड इट लुक्ड एज इफ चंक ऑफ इट हैड बीन पैक्ड इन ए किल्न, और ऐसा दिखने लगा था जैसे इसके टुकड़ों को, चंक यानी छोटे छोटे टुकड़ों को भट्टी, किल्न बोलते भट्टी को, भट्टी में सेक दिया गया था और उसके बाद में मिट्टी के परत के रूप में उसको दबा दिया गया था। ऐसा लग रहा था, है ना, स्वर्ग मिट्टी परत में उसको दबा दिया गया था। तो धरती जगह जगह से फटी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा किसी फिल्म में या किसी तस्वीर में कि जहाँ काल पड़ जाता है वहाँ पे धरती फट जाती है ना। तो वो फटी हुई धरती जो थी, बिखरी हुई धरती जो थी, वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने भट्टी में उबाल के भट्टी में उसको सेक दिया हो। द कैटल बिकेम थिन एंड एमेसिएटेड,
पशु जो थे वो दुबले पतले हो गए थे। इमेशिएटेड यानी कृशकाय, बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे, मरियल हो गए थे। द ऑक्सन डाइड, बैल मर चुके थे। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, केवल ऊँट एकमात्र ऐसा जानवर था जो अकेला ही सर्वाइवल किए हुए था, कंफर्टेबली यानी आराम से, क्योंकि ऊँट जो है बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है और ऊँट रेगिस्तान का पशु होता है, तो ऊँट आराम से रह रहा था। और खाने के लिए उसको क्या चाहिए, जो वहाँ पे मिल जाता, वही जैसे फीडिंग ऑन द बावल कैमल थॉर्न, क्या खाता था वो, बावल नाम का एक पेड़, उसकी पत्तियाँ खा लेता था, जिसको केवल थॉर्न बोलते हैं, है ना, जिसको ऊँट आराम से खा सकता है। थॉर्न वैसे कांटे को बोलते हैं। देन वन डे द क्लाउड रोल्ड इन लाइक विंड स्किन एंड द लाइटन क्रैकल द वाइन स्किन बस्ट। देन वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, काली घटाएं उमड़ के आई, है ना, काली घटाएं एक दिन उमड़ के आई। एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड एंड द वाइन स्किन बस्ट, और बिजली चमकने लगी और बादल बरस पड़े। थ्रू 2 years हैव पास सिंस द डॉट एंडेड, दाउ 2 years हैव पास सिंस द डॉट एंडेड। यद्यपि, हालांकि 2 वर्ष बीत चुके थे, सिंस द डॉट एंडेड, जब से सूखा पड़ा था, सूखा समाप्त हुआ था, सूखा समाप्त हुए 2 साल बीत चुके थे। लेकिन everyone remembers that it first rained on the day when फातिमा entered the village। लेकिन सभी को याद है कि पहले दिन बरसात कब आई थी, सूखे के बाद में, सूखे के बाद में बरसात उस दिन आई थी जब फातिमा नाम की एक लड़की जो थी उसने गांव में प्रवेश किया था। ठीक है, फातिमा नाम की लड़की जब गांव में आई थी तब 3 साल का सूखा ख़त्म हो गया था, और सूखा ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे हरियाली आ गई थी, पानी बरसा था, और ये वो दिन था जब फातिमा गांव में आई थी। दिस इज़ हाउ शी केम। और आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये वही घटना है कि वो कैसे गांव में आई, कैसे वो गांव में उसने प्रवेश किया, किसने, फातिमा ने। तो आइए हम कहानी पढ़ते हैं आगे। व्हाट वुड ही नॉट डू फॉर हर द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, क्या कुछ उसने नहीं किया था उसके लिए, किसके लिए, उस लड़की के लिए, डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, जो डॉटर थी, डॉटर यानी बेटी थी, किसकी बेटी थी, स्पाइस सेलर की, स्पाइस यानी मसाले, मसाले बेचने वाले की बेटी थी, उसके लिए उसने क्या नहीं किया था। शी, ये वो लड़की थी, हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड चिनेमोन, ये वो लड़की थी जिसके शरीर से लौंग, क्लोव्स यानी लौंग को बोलते हैं, और चिनामोन बोलते हैं दालचीनी को, है ना, दोनों मसाले हैं। हुज लाफ्टर हैड द, उसकी खुशबू आती थी, और जिसकी हंसी जो थी, हैड ए टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, और उसकी हंसी जो थी वो ऐसी थी जैसे घुंघरियों की खनक। हुज आई ब्रोज वर लाइक ब्लैक विप्स ऑफ नाइट एंड हुज हेयर वॉज ए नाइट इटसेल्फ, और जिसकी भौहें जो हैं वो कैसी थी, जैसे कि काली रेखा हो किसकी, रात की, है ना, काली रेखा की तरह से, काली लट की तरह से उसकी जो थी भौहें थीं, और जिसके बाल जो थे वो तो खुद ही गहरी रात थे, है ना, नाइट इटसेल्फ, खुद ही गहरी रात थे, इतने घने बाल थे उसके, इतने काले बाल थे उसके, जैसे खुद रात का अंधेरा छा गया हो। फॉर हर ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और उसी लड़की के लिए उसने नमक का रेगिस्तान पार किया था, उसने रेगिस्तान पार किया था। ठीक है, कहानी के नायक के लिए कहा गया उस लड़की के लिए, नायिका के लिए क्या नहीं किया था। वो नायिका जिसकी हंसी में घुंघरों की खनक थी, वो नायिका जिसके अंदर से खुशबू आती थी किसकी, लौंग की और चिनामोन की, दालचीनी की, और वो लड़की जिसके बाल जो थे वो खुद एक अंधेरी रात की तरह से थे, जिसकी भौहें जो थीं वो रात की एक लट थी। तो इस प्रकार से, लट यानी बालों की लट, तो इस प्रकार से उसकी सुंदरता का बखान किया गया है, और उसी लड़की के लिए नायक ने जो है वो रेगिस्तान पार किया था। अब आगे चलते हैं। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, उसने दिन बिताया था काला डूंगर नाम के जगह पर। ए ब्लैक हिल कैप्ड विद बेसाल्ट, ये एक जगह है, काली पहाड़ी है, काले रंग की पहाड़ी है ना, और ये क्या है, सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ की, बेसाल्ट की चट्टान है वहाँ पे। ठीक है, द हाईएस्ट इन कच्छ, ये सबसे ऊंची पहाड़ी कच्छ की। ही हैड सेट हिज कैमल, अल्लाह रखा, उसने वहाँ पे अपना ऊँट बांध दिया जिसका नाम क्या था, अल्लाह रखा था। फ्री टू क्रॉप, छोड़ दिया था, फ्री टू क्रॉप ऑन द बाउल ट्रीज, ताकि वो बाउल के पेड़ों को खा ले। तो उसने अपने ऊँट को छोड़ दिया खुला, अल्लाह रखा को, ताकि वो बाउल के पेड़ों की पत्तियाँ खा ले। एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमय पीर ऑन द हिल टॉप, और उसने ये भी सोचा था कि सूर्यास्त के समय क्या करेगा, वो पंचमय पीर के पद चिन्हों की पूजा करेगा, पूजा करेगा नहीं की, पेड़ पूजा की,
डस्क बोलते हैं शाम को। शाम के समय उसने क्या किया, पंचमई पीर की वहाँ पे कोई मज़ार थी या कोई छोटा सा चबूतरा होगा, उस पर उनके पद चिन्ह थे, उनके पद चिन्हों की उसने पूजा की। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बिटिंग ऑन हिज थाली। उसने कुछ बचा हुआ खाना, कुछ खाना वहाँ पे छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड बिटिंग ऑन हिज थाली, अपनी थाली को बजाना शुरू कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द कस्टम दिया, जैसी कि वहाँ पे परंपरा थी। तो जैसी कि वहाँ पर परंपरा थी, उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में, सॉरी खाना खाया नहीं, खाना छोड़ा, लेफ्ट है, खाना छोड़ा, वहाँ पे रखा कुछ खाना, उसने थाली बजानी शुरू कर दी। और इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में, जैकॉल्स नहीं गिदड़ मेटेरियलाइज इकट्ठा हो गए एंड गोबल्ड ऑफ द फूड, उन्होंने आके वहाँ पे खा लिया, वो खाना खा लिया। दिस वॉज ऑस्पिशियस, ये एक शुभ बात थी। ऑस्पिशियस यानी मांगलिक या शुभ को बोलते हैं, तो ये एक शुभ संकेत था, उन जानवरों ने वो खाना खा लिया। इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप he would have considered the ill effect of the omen serious enough to have cancelled the journey। अगर वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होके आते, कौन, वो गिदड़, तो क्या होता, कंसिडर द इल इफेक्ट ऑफ द ओमेन, तो ऐसा माना जाता है कि ओमेन का इल इफेक्ट है। ओमेन यानी शकुन अपशकुन बोलते हैं हम, है ना, शकुन या अपशकुन, शगुन या शकुन, अपशकुन भी। तो ये इल ओमेन उसका असर था, ऐसा मानता। कौन मानता, वो लड़का क्या मानता, अगर वो गिदड़ वहाँ पे इकट्ठा होकर खाना नहीं खाते तो ये अपशकुन बात होती। एंड इनफ टू हैव कैंसिल्ड द जर्नी, इसी वजह से ये काफ़ी उसके लिए बात होती कि वो कैंसिल कर दे अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को स्थगित कर दे। ए लैम्प वॉज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट ऑन द हिल टॉप, एक लैम्प यानी दिया जो था वो जलाया जाता था उस पीर के सम्मान में प्रत्येक रात्रि को पहाड़ी की चोटी के ऊपर। एंड द फ्लेम यानी उस दिए की चमक जो थी, कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खाउदा, उसको देखा जा सकता था। कहाँ से देखा जा सकता था, खाउदा नाम की जगह से दिखाई देता था वो दीपक। ओवर 100 years अर्लियर द पंचमे पीर हैड ट्रस्ट दिस सॉल्ट वेस्ट सर्विंग द पीपल accompanied as legend headed by the jackal। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल से भी पहले की एक प्राचीन कथा के अनुसार वहाँ पे पंचमे पीर थे कोई, ठीक है, उन्होंने इस जगह पे वो आए नमक वाले भूभाग में, और वहाँ पे लोगों की सेवा के लिए एक सियार उनके साथ था, एक गिदड़ उनके साथ था, ठीक है, उसको लेके वो आ गए थे। रिकलसिव बाय हैबिट ही यूज टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियन नन एल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नॉकर्चनल ट्रिस्ट। और आगे ऐसा कहा है, एकांतवासी प्रवृत्ति थी उनकी, ठीक है, रिकल्सिव बाय हैबिट, रिकल्सिव नहीं एकांतवासी, हैबिट यानी आदत, उनकी आदत ये थी कि वो एकांत पसंद करते थे, इसलिए चले जाते थे किसमें चले गए, जंगल में चले गए। कौन से जंगल में, कांटों के जंगल में वापस चले जाते थे वो, जहाँ पे रात में लोमड़ियाँ हैं, है ना, और उनके जो सियार साथी थे उनके अलावा कोई उनकी मुलाकात में बाधा नहीं डालता था, है ना, मुलाकात में बाधा डालने का किसी में हिम्मत नहीं थी। यानी कि जंगल में रहते थे वो, दिन में आते थे अपने लोमड़ियों सियारों के साथ में पंचमे पीर, और रात को वो चले जाया करते थे कहाँ पे, जंगल में, जहाँ पे केवल सियार और उनके वो गिदड़ जो थे वो इनके साथी हुआ करते थे। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जैकल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, और तभी से उन सियारों को भोजन देने की परंपरा एक बन गई थी। उसी समय से उन गिदड़ों को, उन सियारों को लोगों द्वारा भोजन कराने की परंपरा जो थी वो चली आ रही थी। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम एंड सेट आउट, अब नजब ने खाना खिला दिया था, गिदड़ों ने खाना खा लिया था, तो उसके लिए एक शकुन की बात हो गई थी, है ना, अच्छी बात हो गई थी। अब उसने क्या किया, बोर्ड यानी झुका, किसके सामने झुका, बिफोर द फ्लेम, उस दिए के सामने झुका, एंड सेट आउट यानी यात्रा पे निकल गया। कहाँ की यात्रा करनी था उसको, पाकिस्तान जा रहा है, देखो आगे पढ़ेंगे हम। ही लेफ्ट बिहाइंड द कैमल थॉर्न शब एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इट्स सवान्स ऑफ वेस्टर्न ग्रास बट नाउ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट। He left behind the camel thorn shrubs, उसने छोड़ दिया था
कैमल थॉर्न श्रब्स, उन झाड़ियों को पीछे छोड़ दिया था। एंड द एरिया वंस फेमस फॉर इज सवान्स ऑफ सन्नर ग्रास, वो सवाना प्रदेश की घास के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था उसको पीछे छोड़ दिया। और अब नाउ सियर एंड ब्राउन एज डेजर्ट, अब वो जगह कैसी हो गई थी, अब वो एकदम सूखी और भूरे रंग की हो गई थी। सियर यानी सूखा और ब्राउन यानी भूरे रंग की, डेजर्ट यानी रेगिस्तान हो गया था। तो किसी समय वो जंगल रेगिस्तान नहीं होकर सवाना नाम की घास के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो रेगिस्तान बन गया था। उस जगह उसने पीछे छोड़ दिया अपने ऊँट पर बैठकर। ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, उसने सारी मानवीय जनजाति को पीछे छोड़ दिया था। हैबिटेशन यानी क्या बोलते हैं उसको, आबादी, मनुष्य की आबादी को उसने पीछे छोड़ दिया था। कुरान बीइंग द लास्ट विलेज, कुरान नाम का आखिरी गांव था, ठीक है। सबसे सीमा पर आखिरी गांव कौन सा था, सीमा पे कुरान नाम का गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days, 3 दिनों तक ही वुड नॉट बी सीइंग बाय एनी भुंगास, 3 दिन तक उसने कोई भी भुनगा नहीं देखा। ये भुनगा क्या होते हैं, भुनगास होते हैं मिट्टी के एक बने हुए घर, ठीक है। दोज 1 रूम मड हाउसेस, वो घर जो मिट्टी के बने होते हैं। देखो आपने झोपड़ियाँ देखी होंगी, है ना, इस आकार की झोपड़ियाँ, इस आकार की झोपड़ियाँ, इसको भुंगे बोलते हैं, ठीक है। तो ये भुंगे जो थे उसने 3 दिन से नहीं देखे थे, यानी उसने सुनसान इलाके में चलता रहा। वो भुंगे होने का मतलब वहाँ पे इंसान की बस्ती हो ना, लेकिन इंसान की बस्ती से दूर था वो। सर्कुलर एट द बेस बट टैपरिंग इनटू कैनियल कैच रूफ्स ऑफ द टॉप, तो भुंगे कैसे होते हैं, शंकु आकार के छप्पर, ठीक है ना, मैंने बताया वही, टैपरिंग इनटू कैनियल टच रूफ ऑफ द टॉप। नाउ ओनली द सैंड स्केप स्टेज्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल, अब मिलो दूर तक उसके सामने क्या था, सैंड स्केप स्टेज्ड, टीले टीले थे, मिट्टी के रेत के टीले टीले थे, मीलों मीलों दूर तक। वाटर स्पेस्ड इन द छगल्स, है ना, उसके छगलों से पानी छलक जाता था। छगल यानी पानी रखने के लिए उसने कुछ ऊँट के चारों तरफ बांध रखा था, है ना, उसमें से पानी छलक रहा था। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स नजब हुसैन सेट फोर्थ, अपने होठों पे पीर का नाम लेकर नजब हुसैन नाम का लड़का आगे बढ़ गया। नजब्स कॉन्फिडेंस वॉज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड, नजब का कॉन्फिडेंस डिफिडेंस, नजब का जो डिफिडेंस था वो अपने दोस्तों के बीच में बड़ा ही पॉपुलर था। डिफिडेंस बोलते हैं संकोच को। नजब जो था एक शर्मीला लड़का था, संकोची लड़का था, उसके संकोच की जो उसकी आदत थी वो बड़ी नोटोरियस थी। नोटोरियस बोलते हैं कुख्यात को, बदनाम था अपने दोस्तों के बीच में। कैसे, किस लिए बदनाम था, शर्म के लिए, कि वो बड़ा शर्मीला लड़का था, उसको संकोच बहुत होता था किसी बात का, इस बारे में बदनाम था। ही वॉज नॉन टू हैव ब्लस्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल, और ऐसा भी माना जाता था कि किसी लड़की का नाम लेने मात्र से ही, लड़की का उल्लेख करते ही वो शर्मिंदा हो जाया करता था, वो लड़की के नाम से शर्मा जाता था। ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विद ड्रीमी आइज, वो एक स्ट्रेंजली अजीब प्रकार से, इंट्रोवर्टेड बोलते हैं अंतर्मुखी को, लैड बनी लड़का था विद ड्रीमी आइज, जिसकी आंखें स्वप्निल हों, है ना, सपनों से भरी हुई आंखों वाला लड़का। और कैसा लड़का था वो, अजीब रूप से बड़ा ही इंट्रोवर्टेड था, अंतर्मुखी था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड विद हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, कोई भी नहीं जानता था उसको कि उसने कभी कोई बहादुरी का काम किया हो, है ना, उसका संबंध किसी बहादुरी के काम से हो, ऐसा कोई नहीं जानता था। हिज फादर आफ्टर वुड से ऑल दैट माई एंसेस्टर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 100 years दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, नॉट बिकॉज ही इज स्प्रेड थ्रिफ्ट बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स। उसके पिता का नाम आफ्ताब था। उसके पिता आफ्ताब कहा करते थे, ऑल दैट माई एंसेस्टर, वो सब कुछ जो मेरे एंसेस्टर यानी पूर्वज, जो मेरे पूर्वजों ने, एंड आई हैव एक्वायर्ड, जो मैंने प्राप्त किया है पूर्वजों ने और मैंने जो कमाया है ड्यूरिंग 100 years 100 सालों के दौरान, उस सब चीज़ को दिस लैड, ये लड़का, विल स्क्वाडर अवे, दे देगा, खर्च कर डालेगा, है ना, नॉट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि वो क्या है, स्प्रेड खर्च करने वाला है, अपव्ययी है ना, बेकार में खर्च करने वाला है, फिजूल खर्च है, बल्कि इसलिए क्योंकि ही विल बी टू शाई, वो इतना शर्मिंदा होगा टू चार्ज मनी, पैसा लेने के लिए, फॉर व्हाट ही सेल्स, वो जो बेचता है उसको।
जो चीज़ वो बेचेगा उसकी कीमत भी नहीं मांग पाएगा लोगों से, शर्म की वजह से। और इसी वजह से जो मैंने और मेरे पूर्वजों ने कमाया 100 साल में, वो सब लड़का बर्बाद कर देगा। ऐसा उसका नजब का पिता कहा करता था। ही हैड क्रॉस द रन ऑन फोर ओकेजन्स अर्लियर। अब वो लड़का चला जा रहा है ना, रन का क्षेत्र पार कर रहा है। वो 4 बार पहले भी, 4 अवसर ऐसे पहले थे जब उसने रन को पार किया था, रेगिस्तान को पार किया था। दाऊ ही हैड टर्न 20 ओनली ए मंथ एगो, टर्न 20 ओनली ए मंथ एगो। हालांकि उसने अभी 1 मंथ पहले ही 20 साल का हुआ है, वो है ना, 20 साल का, वो 20 साल का कुछ दिनों पहले ही हुआ है, 1 महीने पहले ही हुआ है। बट ईच टाइम ही हैड आइदर accompanied बाई his father or that wily old smuggler Jaman, the veteran of the 100 illegal trips into Sindh. But each time, लेकिन प्रत्येक बार ही हैड आइदर accompanied, वो या तो साथ में जाया करता था, किसके, अपने पिता के साथ में, या फिर विली ओल्ड स्मगलर जमन, उस धूर्त बूढ़े स्मगलर, तस्कर, जमन नाम का तस्कर था, उसके साथ जाता था। ठीक है। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, जिसे सिंध में सैकड़ों बार जाने का अनुभव था। किस प्रकार से? गैर कानूनी रूप से, है ना, इलीगल बोलते हैं गैर कानूनी को, जिसने सैकड़ों बार गैर कानूनी यात्राएं की हैं सिंध तक जाने के लिए। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदू लीव वर्थ अबाउट 500। प्रत्येक बार वो अपने साथ ले जाते थे तेंदू के पत्ते। तेंदू का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते लगते हैं, पौधे होता है, उसके पत्ते लगते हैं, वो बीड़ी बनाने के काम आते हैं। तो प्रत्येक बार अपने साथ में वो तेंदू के पत्ते ले जाते थे, लगभग 500 रुपये के, है ना, 500 रुपये तेंदू के पत्ते ले जाते थे। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ फॉर 1200, और वहाँ पे जाके उसको 1200 रुपये में बेच देते थे। किसको? तेंदू के पत्तों को। But between the payoff to officials and to the intermediaries by arrange the sale of bidi leaf to the man who took the camel out to graze and to the friend or relative who harbored them, there were precious little left. तो 1200 में बेच होते थे, लेकिन अधिकारियों को, ऑफिशियल्स अधिकारियों को, और को जो मध्यस्थ होते हैं दलाल, है ना, इंटरमीडिएटरीज, हु अरेंज द सेल ऑफ बीड़ी लीव, जो बीड़ी के पत्ते बेचने की व्यवस्था करते थे, और उस आदमी को जो ऊँट को ले जाता था चढ़ने के लिए, फिर उस अपने दोस्तों को या रिलेटिव जिसके पास वो रहते थे, उन सबको पैसा देने के बाद में देयर वाज प्रीशियस लिटिल लेफ्ट, वहाँ पे बहुत कम पैसे उनके पास बच जाते थे। ठीक है ना, जो कुछ थोड़ा धन बचता था उनके पास में, जो कुछ वो दे होता था ना, बीड़ी बेच के मिलते थे उनको, बीड़ी के पत्ते बेच के मिलते थे, वो पुलिस वालों को, अफसरों को, है ना, ऊँट पालने वाले को, है ना, उसको चलाने वाले को, और जहाँ रहते थे उसमें सारा पैसा उनका खर्च हो जाता था। और जो इट वॉज जस्ट इनफ टू बाय सम यूज टेरिलिन गारमेंट एंड देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रैक बैक अक्रॉस द डेजर्ट। जो पैसा उनके पास बचता उससे वो टेरिलिन नाम का एक कपड़ा लेते थे। टेरिलिन कपड़े का नाम, जैसे पॉलिस्टर कपड़ा होता है, जैसे कॉटन कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, वैसे टेरिलिन का कपड़ा भी होता है। ठीक है, वो उसको खरीदते थे, और अब उनके वापस आने का समय हो जाता था, है ना, और फिर रेगिस्तान में लंबी यात्रा करके लौटने का समय हो जाता था। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स दैट दे हैड स्टेड विद काले शाह द क्लोज सेलर। ऐसी एक यात्रा थी, ऐसी एक यात्रा के दौरान वे लोग रुके थे काले शाह के पास। काले शाह कौन है? क्लो सेलर, क्लो यानी लौंग, लौंग का व्यापारी। काले शाह नाम का लौंग का व्यापारी था, उसके पास नजब और उसके पिता रुके। ही इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर टोल्ड had told Nazab. Kale Shah was a tall and well fleshed, and his thick jovel's face has a purple tinge about it, as if somewhere along the way it had got stuck with a discolored patch. अब काले शाह क्या है? काले शाह जो था, ही इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव, ऐसा उसके पिता ने कहा था। काले शाह के बारे में उसके पिता ने कहा था एक क्लोज सेलर है, और ये कहा था कि ही इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, वो तुम्हारी माँ से बिलोंग करता है, रिश्ते में तुम्हारी माँ के रिश्ते का दूर का रिश्तेदार है, वो तुम्हारी माँ के दूर का रिश्तेदार है, ऐसा उसने कहा था। काले शाह कैसा था? एक लंबा, टॉल एंड लंबा, एंड वेल फेस्ड, अच्छी चर्बी वाला, है ना, फ्लैश वैसे मांस को बोलते हैं, मांस वाला यानी मोटा ताजा था। एंड इज थिक जोवेल्स फेस्ड, उसके गाल भी फुले फुले थे,
और उसका चेहरा कैसा था, हैड ए पर्पल टिंज अबाउट इट, उसके चेहरे पे बैंगनी रंगत थी, है ना, मतलब उसका सांवले से ज़्यादा कुछ काला रंग था उसका, ऐसा था वो। कौन था, कालेशा। एज इफ समवेयर अलॉन्ग द वे इट हैड गॉट स्टक विद ए डिस्कलर्ड पेज, और उसके चेहरे को देख ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे में ये रंग अटक गया हो, है ना, जैसे कि ये रंग उसके चेहरे में जो है अटक गया हो। डिस्कलर्ड पेज यानी भद्दे कलर का उसका चेहरा था। ही ऑलवेज वॉर ए तहमत, वो हमेशा एक तहमत बांधे रखता था, तहमत जैसे लुंगी होती है, लुंगी बांधे रखता था। और ब्लैक एंड वाइट चेक्स, जिसमें सफ़ेद और काले चेक्स थे, इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई थी, चेक बने हुए थे। विद इन ए डे नजब डिस्कवर्ड दैट द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रफ who drew such a cursed bargain that for the first time in his hearing father started mountain obscenities। अब देखो, पहले दिन जब वो गए थे वहाँ पे, तो नजब ने पहले दिन ही ये डिस्कवर कर लिया था, पहचान लिया था कि ये आदमी, कौन आदमी, जिसके पास वो रुके थे, कालेशाह, है ना। कालेशाह एक पूरी तरह से रफ यानी धूर्त आदमी था, ठीक है, जो सौदा करने में इतना जिद्दी था कि फर्स्ट टाइम इज हियरिंग फादर स्टार्टेड माउंटिंग ऑब्सनिटीज, कि उसने नजब ने पिता के मुंह से पहली बार गालियाँ सुनी थी, है ना, उसके मुंह से पहली बार उसने गालियाँ सुनी थी, यानी कि नजब के पिता उसको गालियाँ देखी थी, क्योंकि वो बहुत धूर्त आदमी था। बट इज डॉटर फातिमा वाज ए हूर विद आईज सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। लेकिन पिता जैसा था, उसकी बेटी उससे उलट थी। उसकी लड़की फातिमा एक हूर थी, हूर वैसे परी को बोलते हैं, है ना, सुंदर लड़की थी, जिसकी चमकीली आंखें जो थीं वो अंडरवर्ल्ड को भी रोशन कर दे, पाताल को भी रोशन कर दे। और अंडरवर्ल्ड का एक, जैसे अपराधी लोगों को दुनिया को अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, तो वो अंधेरे को रोशन कर दे, बस ये मान लो, ऐसी थी लड़की। शी वॉज टेकन बाई दिस quite pleasant young man so ready with his smiles, she was taken by। जैसे उसने लड़की को देखा, है ना, जैसे उस लड़की को देखा उस पर वो फिदा हो गई लड़की, कौन, फातिमा। जैसे लड़के को देखा, she was taken by this quite pleasant young man, तुरंत उस पर फिदा हो गई, और ready with his smiles, और उसकी मुस्कुराहटों पर फिदा हो गई। बट she hardly elicited a word आउट ऑफ हिम, लेकिन वो अपने मुंह से कोई शब्द नहीं निकाल पाई, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलवा पाई वो, ठीक है ना, क्योंकि लड़का शर्मिला था, तो लड़के ने उसको कुछ बोला नहीं, है ना, उसने उसकी मुस्कुराहट पे फिदा हो गई थी, तत्पर हो गई थी, है ना, लेकिन वो उससे कुछ उगलवा नहीं पाई। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट एंगेज्ड टू समवन इन द विलेज नॉन फॉर हिज slurred speech and grotesque stammer। अब फातिमा जो थी ना, उसकी सगाई पक्की कर दी गई थी। अब दबाव था उस सगाई का, क्या पढ़ा हमने पीछे, फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर, हाँ, फातिमा पे दबाव था, इस बात का दबाव था कि वो गेट एंगेज यानी सगाई कर ले। किससे सगाई कर ले, किसी एक लड़के से इन विलेज, गांव में। कौन लड़का था वो, फॉर स्लर्ड स्पीच, वो जाना जाता था अपनी स्लर्ड स्पीच के लिए, है ना, वो लड़का जो था अस्पष्ट उच्चारण करता था, ठीक है, स्लर्ड स्पीच अस्पष्ट उच्चारण करता था, और उसकी बातों में हकलाहट भी थी, इससे बड़े नहीं, हकलाहट, भद्दी तरह से हकला के बोलता था वो। तो उस लड़के से उसका विवाह करने का दबाव था। जस्ट माई लक टू रन इन टू म्यूट्स, जस्ट माई लक, वो कहा करती थी कि मेरी किस्मत जो है ना, शायद मेरी किस्मत में गूंगों से जुड़ना लिखा है, ऐसे, म्यूट यानी गूंगा। शी थॉट, वो सोचती थी, बट देन, तभी, एज शी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर, जैसे उसने देखा कि लड़का उसको घूर रहा है, लड़का उसको देख रहा था, शी लाफ बैक, वो भी मुस्कुरा दी, उसने भी लड़के को देख के मुस्कुरा दिया। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, व्हेन फातिमा रिपीटेड द performance and her face flooded with excitement as if she dared him to take the next step। शाम को जब लड़की दोबारा उससे मिली तो वो फिर से मुस्कुरा दी, उसी व्यवहार को उसने दोहराया, है ना, कौन सा व्यवहार, उसकी तरह मुस्कुरा के, और
इस तरह मुस्कुराई जैसे उसको न्योता दे रही हो, है ना, उसको एक कदम आगे बढ़ाने का न्योता दे रही हो। इस प्रकार से उसने उसको देखा। ही हैड फ्लंग हिज आर्म अराउंड हर इन ए रेकलेस डिजी मोमेंट। ही हैड फ्लंग हिज आर्म, और फिर क्या किया, नजब ने उसकी बाहों में अपने गले उसके गाले में अपने बाहें डाल दी। हिज आर्म, अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया, किसके, उस लड़की के, है ना। कब, पागलपन भरे कुछ ही क्षण में। कम अगेन, क्या वापस लौट के आएगा। दिस टाइम, इस बार ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्राइम हिज स्टाइल। इस बार वो अकेला आएगा, अपने पिता या चाचा के साथ में नहीं, जो कि उसके बीच में बाधा बने। एंड एज ही लेफ्ट, और जैसे वहाँ से चला, ही लुक बिहाइंड टू फाइंड हर गेज फॉलोइंग हिम। उसने देखा कि लड़की भी उसकी तरफ देख रही थी, है ना, उसको पीछे से देखे जा रही थी। हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अंधेरे में एक जोड़ी लालटन की चल रही हो। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खावदा, जब से वो खावदा लौट के आया था, नजब हैड बीन स्टर्निंग टू गेट अवे। नजब जो था लगातार प्रयास कर रहा था, है ना, सीमा पार जाने का भरसक प्रयास कर रहा था। वट वॉज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो। भला ऐसा उस रन में क्या था जो वो नहीं जानता था। रेगिस्तान के बारे में हर चीज़ उसको पता थी। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, लिव अलॉन स्टारलाइट। रात की तो बात क्या, वो तो दिन की रोशनी में भी रन पार कर सकता था। ए थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उसके बड़े बूढ़ों ने, उसके बुज़ुर्गों ने कभी की नहीं थी। उसके पिता भी कभी दिन के उजाले में नहीं गए थे, वो भी रात के समय पार करते थे। क्यों? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, है ना, दोनों देशों के बीच में हालात अच्छे नहीं, तो ऐसे में क्या करते वो चोरी छुपे जाते थे रात के अंधेरे में। लेकिन लड़का कहता है वो दिन में जा सकता था, रात की तो बात ही क्या है। रन के बारे में सब कुछ जानता था। एंड वन मॉर्निंग, और एक दिन सुबह, आफ्ताब वाज वोकन अप बाय ए शाउट फ्रॉम जमन। आफ्ताब कौन है? नजब, यानी उस लड़के का पिता, है ना। तो उसने एक दिन, क्या होता है, आफ्ताब की नींद खुली। किसकी वजह से खुली? एक शाउट यानी चिल्लाने की वजह से। चिल्ला कौन रहा था? जमन चिल्ला रहा था। जमन की चिल्लाने की आवाज़ से सुनी, उठी, उसकी आँख खुली। व्हाट डज द ओल्ड ड्राउ वांट। ये ओल्ड क्या चाहता था? ये बूढ़ा दूर्त क्या चाहता था? ही मटर्ड रबिंग हिज स्लीपी आइज़। उसने अपनी आँखों को रगड़ा, है ना, उन नींदी आँखों को उसने रगड़ा। उठा वो। जमन आस्क्ड अबाउट नजब वेयर अबाउट्स। और जब नजब के बारे में पूछा, कि जमन ने उसको पूछा कि वेयर अबाउट्स ने वो कहाँ पे है ना, नजब कहाँ है, ये पूछा। किससे पूछा? उसके पिता से पूछा, जिसका नाम आफ्ताब था। तो वो कहता, द बॉय हैड बीन सल्किंग ऑफ लेट बट ही शुड बी अराउंड। सल्किंग एंड रूठा होना, लड़का जो है वो कुछ समय से रूठा हुआ है, लेकिन यहीं पे होना चाहिए आसपास। एनीवे, जो भी हो, व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स। तुम्हें इससे क्या काम है? द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड इज इरिटेशन। बूढ़ा आदमी अपनी इरिटेशन नहीं छुपा सका। इरिटेशन मतलब झुंझलाहट को, अपनी झुंझलाहट को छुपा नहीं सका। उसने कहा, भाई तू क्यों पूछ रहा है मेरा बेटा कहाँ है? तो वो कहता, हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ। आफ्ताब मियाँ, तुम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? आस्क्ड द स्मगलर। ऐसा उस स्मगलर ने कहा। स्मगलर कौन है? जनमन जो है वो कई बार स्मगलिंग कर चुका था। यहाँ से कोई चीज़ वहाँ ले जाता था, वहाँ से कोई चीज़ यहाँ लाता था। डोंट यू नो दैट अल्लाह रखा इज़ ऑल्सो मिसिंग। क्या तुमको पता नहीं अल्लाह रखा भी नहीं है? अब अल्लाह रखा कौन है? आपको याद होगा, अल्लाह रखा उस ऊँट का नाम है जो नजब अपने साथ में लेके गया था, है ना। तो वो कहता है, तुमको पता है अल्लाह रखा भी नहीं है। इन दिस बॉर्डर विलेजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ वॉज सच दैट इफ ए मैन वॉज एबसेंट अलॉन्ग विद दिस कैमल, इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट ही हैड मेड ए फॉर अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान। अब जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, ये सीमावर्ती इलाके जो हैं, गांव जो हैं, इसमें जीवन का पैटर्न ऐसा था, जीवन का तरीका ये था कि अगर कोई आदमी अपने ऊँट के साथ गायब हो जाता है, अपने ऊँट के साथ में अनुपस्थित हो जाता है, इसका मतलब वो सीमा पार करके पाकिस्तान में गया है, ठीक है ना। तो अल्लाह रखा नहीं था, ऊँट वहाँ पे नहीं था। ऊँट नहीं का मतलब पाकिस्तान चला गया है। कोई आदमी वहाँ पे नहीं होता था ना ऊँट के बिना, तो वो समझ आता पाकिस्तान चला गया है। आफ्ताब went into the mud enclosure where his camel was kept and found it empty. आफ्ताब went into the mud enclosure.
अब आफ्ताब जो था वेंट इनटू द मड एंक्लोजर वेयर इज कैमल वॉज केप्ट, उस जगह पे गया जहाँ ऊँट को बांधा जाता था। मड बोलते हैं मिट्टी को, है ना, मिट्टी के बने हुए उस जगह पर चारदीवारी में बाड़े में जहाँ पे ऊँट को बांधा जाता था, और उसने उसको पाया एम्प्टी यानी खाली पाया, उसमें ऊँट नहीं बंधा हुआ था। His heart sank, उसका दिल डूब गया, उसका दिल बैठ गया। He ran into the house to see if the bundles of tendu leaf he had bought had been taken by the boy. अब वो घर के अंदर गया ये देखने के लिए कि क्या तेंदू के पत्तों के बंडल जो बंधे हुए थे he had bought had been taken by the boy, जो वो खरीद के लाया था, क्या वो लड़का उसको लेके गया है। घर के अंदर देखने के लिए गया कि बीड़ी के पत्ते रखे हुए थे, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते, क्या उसको लेके गया है, क्योंकि उसको वहाँ बेच के तो कुछ लाया जा सकता था पाकिस्तान से। ओह द फूल, फिर कहता है ओह क्या मूर्ख लड़का है, दैट सन ऑफ ए फूल, वो तो उल्लू का पट्टा है, मूर्ख का भी बेटा है। एक्सलेम्ड आफ्ताब ने कहा, ऑलमोस्ट शेकिंग विथ फ्यूरी, पूरी तरह से कांप गया वो डर से, क्रोध से कांप गया। ही हैड फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, वो तो अपने साथ में पत्ते ले जाना ही भूल गया है ना, उसने तो अपने साथ पत्ते भी नहीं ले गया है। कौन से पत्ते? तेंदू के पत्ते। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, कॉल्ड आउट जमन हु वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर। जमन अभी भी दरवाजे पे खड़ा था, उसने कहा भाई तुम ये बोल के किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये ड्रामा करके किसको मूर्ख बना रहे हो। दिस सन ऑफ योर इज़ नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ड बिलीव्स, तुम्हारा लड़का इतना इनोसेंट नहीं, मासूम, निर्दोष, इतना मासूम नहीं जितना कि संसार उसको विश्वास करता है। ही इज़ ए पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, वो सुअर है बल्कि सुअर की औलाद है। देयर वॉज नो लिमिट टू द चैगरिन, अब उसकी खींच की सीमा नहीं थी। जमन वाज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी, जमन वहाँ पे कौन था? मुखिया था, और ऐसा आदमी था जो रखता था रेंजर्स को भी खुश रखता था। रेंजर्स कौन? सीमा पार के जो सिपाही होते हैं, जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनको खुश रखता था, उनको खुश रख के तो सीमा पार करता था वो। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वाज रनिंग द गॉन्टलेट विद द लॉ, अगर उसकी बिना इजाज़त के, उसकी बिना सहायता के कोई रन को पार करता, कोई सीमा को पार करता, तो एक तरह से वो कानून को चुनौती देता था। एंड हियर दिस फ्लैडलिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज वर्ड टू हिम, और यहाँ तो ये फ्लैडिंग यानी धोखा देने वाला, जिसको अनुभव नहीं हो, अनुभवहीन लड़का जो है उसने बिना बात किए और बिना सलाम किए और 100 रुपये नोट, उसको 100 रुपये का नोट दिए बिना ही ऐसा कर दिया था। वो पाकिस्तान की सीमा को पार करने चला था। देयर वॉज नो, ये तो पढ़ दिया हमने। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, ईश्वर उसके अच्छे से ले आए, इस चीज़ से बाहर निकाले, है ना। ईश्वर उस बच्चे को, उस लड़के को, नजब को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल ले। सेड द ओल्ड रॉफ्यू पायसली, उस बूढ़े विदुरत ने बड़े ही भक्तिपूर्वक तरीके से ऐसी प्रार्थना की, है ना, उस लड़के के लिए। किसके लिए? आफ्ताब के लिए। ही मीन्स जस्ट द ऑपोजिट, उसका मतलब उसका उल्टा था, ठीक है ना। मुंह से बोल तो रहा था भगवान उस लड़की की सहायता करे, लेकिन मन से वो ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उसको 100 रुपये भी नहीं दिए थे, उसको पूछ के भी नहीं गया था, उसको सलाम भी नहीं किया था, कभी जिक्र ही नहीं किया था। Nothing would please him more than to see Najab turned into carrion with vulture hovering around. Nothing would please him, उसको कोई भी चीज़ खुश नहीं कर सकती सिवाय इस चीज़ को देखने के। नजब turned into carrion with vultures hovering around, कि आकाश में मंडराते हुए, वल्चर बोलते गिद्ध को, गिद्ध जो है ना उसको खा जाए, नोच कर खा जाए। किसको खा जाए? और नजब को। हॉवरिंग यानी हवा में उड़ते हुए, है ना, और कैरियन बोलते हैं, सड़े गले मांस को बोलते हैं। तो वो चाहता था कि नजब वहाँ पे मर जाए, उसका सड़ा हुआ मांस जो है उड़ते हुए गिद्ध खा जाए, ऐसा सोचता था। कौन सोचता था? ये बूढ़ा आदमी जर्मन जो था वो। जबकि मुँह से क्या बोलता है वो? कि ईश्वर उसकी सहायता करे। मन से ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था वो। डोंट वरी जमन, अल्लाह विल सी हिम थ्रू, तो उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका बाप कहता है भाई जमन तुम चिंता मत करो, भगवान उसकी देखभाल अपने आप कर लेंगे। ही सेड टेस्टली एंड बैंग द डोर इन द स्मगलर फेस, उसने
नजब के पिता ने उसको कहा, ठीक है ना, चिढ़ते हुए, और उसके सामने ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, जैसे जमन वहाँ से गया, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ देयर सन्स एस्केपेड टू हिज वाइफ। आफ्ताब अंदर गया अपनी पत्नी को खबर सुनाने के लिए, है ना, अपनी पत्नी को बेटे के बारे में बताने के लिए, बेटा वहाँ पे नहीं है। शी वुड फेंट ही थॉट, उसने सोचा था कि वो तो सुनते फेंट नहीं, बेहोश हो जाएगी। ही फाउंड हर क्राउजिंग विद हर ब्लैक अगेंस्ट द मड वॉल, उसने सोचा था कि उसके बेटे के बारे में सुनेगी उसकी माँ तो क्या करेगी, बेहोश हो जाएगी। उसने अपनी पत्नी को मिट्टी की दीवार के सहारे बैठे हुए देखा। उसकी पत्नी जो थी मिट्टी की दीवार के सहारे अपनी पीठ को सता के बैठी थी। शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, जब उसने सुना कि नजब पाकिस्तान चला गया है तो उसने तो ब्लिंक भी नहीं किया, अपनी आँख भी नहीं झपकाई, पलक भी नहीं झपकाई, सरप्राइज यानी आश्चर्य से। वंस, एक बार भी। शी वॉज वेस्ट डीप इन द कॉन्स्पायरेसी अलॉन्ग विद हर सन, वो सारे के सारे षड्यंत्र में उसके साथ डूबी हुई थी। कॉन्स्पायरेसी यानी षड्यंत्र, वो अपने बेटे के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी। कौन सा षड्यंत्र? पाकिस्तान जाने का। पाकिस्तान जाने के षड्यंत्र में उसकी माँ का भी साथ था उसको, लड़के को। एंड नेवर इवन ब्रेदर्ड ए वर्ड अबाउट इट, लेकिन उसने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था, अपने पति को एक बार भी नहीं कहा था कि लड़का नजब जो है वो पाकिस्तान अकेले जाना चाहता है। His eyes fell on her bare arm, उसकी आंखें अचानक अपनी पत्नी की बेर यानी नंगी बाहें यानी कलाई पे पड़ी, आर्म यानी बाहें, पाँव को बोलते हैं, कलाई पे पड़ी। Where is the gold bangle my father gave you woman? औरत, मेरे पिता ने जो तुमको चूड़ियाँ दी थी सोने की वो कहाँ हैं? तुम्हारे हाथ में पहनी गई सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं? यू नीड नॉट वरी, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नजब विल रिटर्न विद क्लोज, नजब क्लोज के साथ लौटा देगा। क्लोज यानी लौंग, लौंग का व्यापार करता था ना वो, नजब लौंग लेके आएगा, तुमको लौटा देगा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ तक? हमने पढ़ा कि लड़का है नजब नाम का, वो एक जगह पंचमे नाम की पीर की वो कुछ जगह है, उसके पद चिन्हों के ऊपर वहाँ पे दिया जलता है। वहाँ पे एक प्रथा है कि कोई भी यात्रा करता है, रोटी रखता है, थाली बजाता है, बहुत सारे सियार आते हैं, सियार खाना खा जाते हैं तो उसको शगुन माना जाता है, अपनी यात्रा आगे शुरू कर देता है ना। तो नजब ने भी ऐसा ही किया। अब नजब कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों जा रहा है? वो पहले भी जा चुका है कई बार, है ना। उसके पिता वहाँ पे व्यापार करने जाते थे, सामान लेके आते थे। वहाँ पे उसको एक लड़की दिखी, ठीक है, काले शाह की बेटी, और वो लड़की, उसका नाम फ़ातिमा है। फ़ातिमा बहुत सुंदर लड़की है ना, लेकिन फ़ातिमा मजबूर है उसके एक हकलाट वाले लड़के से, हकलाने वाले लड़के से उसकी शादी तय होने जा रही थी। लेकिन जैसे उसने नजब को देखा, उसको पसंद कर लिया उसने, लड़की ने उसने बढ़ावा दिया और दोनों की बातचीत हुई। नजब ने कहा मैं फिर लौट के आऊँगा। अब नजब चला गया है। जैसे नजब जाता है तो जुम्मन नाम का एक व्यक्ति जो स्मगलर है, गांव का कोई भी आदमी पाकिस्तान जाता है तो उसको पूछ के जाता है, उसको 100 रुपये रिश्वत भी देता है, क्योंकि जमन की रेंजर्स के साथ में अच्छी सांठगांठ है, कुछ कमीशन उनको भी देता होगा। वो चला गया, वो पिता को गुस्सा आता है, और जब देखता है उसकी माँ को पता है इस बात का और गुस्सा आता है, और ये पूछता है तुम्हारे हाथ की सोने की चूड़ियाँ कहाँ हैं? तो सोने की चूड़ियाँ माँ ने किसको दे दिया था? अपने बेटे को दे दिया था, और कहा था कि वो लौंग लेके आएगा, तुमको लौटा देगा। यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है। लड़का रास्ते में है ना। इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चैप्टर समझ में आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में इसके अगले आधे हिस्से के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।